नमस्कार। आज के हमारे शो नमस्कार। में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं द मैजिक मैन एंड चंद्रा के फेसबुक पटल पर। दोस्तों, आज का दिन खास दिन है क्योंकि आज हमारे साथ मेहमान भी खास हैं, क्योंकि हमारे मेहमान आज हमारे साथ यूके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही में आज है दोस्तों मजदूर दिवस। कहते हैं ना कि जो भी व्यक्ति मेहनत करता है वो हर व्यक्ति मजदूर होता है, और बिना मेहनत के हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं पा सकते हैं। जिस मंजिल को हमें पाना है, हमें मेहनत करनी होगी। तो इसलिए आज हम आप सभी को मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों, इस समय की हवा थोड़ी सी कातिल हवा है। जब कातिल हवा है, वातावरण में जहर घुला हुआ है, तो हम कोशिश करें कि हम अपने घरों में ही रहें। घरों में रह करके जिस तरीके से हमारा जो फेसबुक पटल पर इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों को हम देखें। अपने आप अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को हम लोग लेकर के आए, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हर रात की सुबह होती है, हर रात की सुबह होती है। इस बार अंधेरा थोड़ा गहरा है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि खुद पर ही खुद का पहरा है। तो हम अपने ऊपर पहरा रखें और घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा सोचें कि जिस काम के लिए हम घर से बाहर जा रहे हैं, क्या वो काम हमारी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है। और आज का समय बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होने का समय है, एक दूसरे के साथ में अपनी संवेदनाओं को बांटने का समय है। इसलिए आज के जो हमारे खास मेहमान हैं, वो भी एक वादक भी हैं, संगीतकार भी हैं, और साथ में गजल गायक। तो ये कहते हैं ना कि गजल दिल से निकलती है, दिल से निकली हुई आह होती है जो दिल में की वाह में जाकर के बदल जाती है। तो आज हम गजल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के जो हमारे मेहमान हैं, हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कमलवीर सिंह जी, जो कि यूके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आप भारतीय शास्त्रीय संगीत और गजल गायन के क्षेत्र में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। 1974 में जब ऑल इंडिया रेडियो द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उसमें आपको स्वर्ण पदक मिला था। आपने कई जगहों पर अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है। चाहे हम इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में आपने प्रस्तुति दी, कमानी सभागार न्यू दिल्ली में, रविंद्र भवन भोपाल में, और यूके में भी कई प्रतिष्ठित जगह जहां पर आप अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं, जैसे कि अल्बर्ट हॉल में, बारविकन सेंटर में, रॉनी स्कॉट में। हाल ही में आपने रॉयल फेस्टिवल हॉल में पॉप लेजेंड पॉप वेलर के साथ नवीनतम एल्बम में भी वायलिन का साथ आपने रिकॉर्ड किया था। क्योंकि मैं आपको दोस्तों बताऊं कि कमल सर गाते तो हैं ही, साथ में वायलिन भी बहुत अच्छा बजाते हैं। तो उनकी बहुत सारी बातें हैं, उनके साथ आज हम इस संगीत के सफर पर चलेंगे और उनकी संगीत की यात्रा को जानेंगे। कुछ गीत, कुछ गजल उनके साथ हम गुनगुनाएंगे भी। और साथ में आपको एक बात और बताना चाहूंगी, अनूप जलोटा जी, महेंद्र कपूर जी, हंसराज हंस जी के साथ भी आपने एल्बम रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ऐसे महान कलाकार आज हमारे साथ हैं। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं अल्फाजों और जज्बातों का, कमल जी के साथ। सर, एक नमस्कार बार जी। फिर से मैं द मैजिक मैन एंड चंद्रा के फेसबुक पटल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। मुझे यहाँ बुलाने के लिए चंद्रा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आई हैं मुझसे बातचीत करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, आज की सर्कमस्टांसेस कुछ बदल गई थी, लास्ट मिनट चेंजेस आए हैं। तो आप आई हैं, आप प्रोग्राम को जारी रखेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर, संगीत के इस सफर को हम आपके साथ जारी रखें, उससे पहले हम डॉक्टर कमलवीर सिंह के बारे में जानना चाहेंगे। आपके संगीत की यात्रा के बारे में आप जानना चाहेंगे। आपने संगीत कहाँ से सीखा, आपके गुरु कौन थे, इस बारे में हम पहले जानना चाहेंगे। जो तो जहां तक सीखा की बात है, म्यूजिक मेरे घर ही पे था। मेरे फादर बहुत अच्छे क्लासिकल वोकलिस्ट थे, श्याम चौरसी घराने से बिलोंग करते थे। और तो हालांकि वो आर्कियोलॉजी में थे, डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी, पर क्लासिकल म्यूजिक उनका बहुत हाई लेवल का था। तो उनसे सीखा मैंने सबसे पहले। फिर मुझे जब वायलिन का शौक चढ़ा, मैं जब शायद 16 साल का रहा हूँगा, तो उस समय भोपाल में ऑल इंडिया रेडियोस पे
जो स्टाफ आर्टिस्ट थे, मिस्टर नाथन, उनसे मैंने सीखा। वायलिन की ट्रेनिंग उनसे लेता रहा। पर मुझे जो था वायलिन का जो मेन, मुझे जो रुझान मेरा सारंगी की तरफ ज्यादा था। तो अच्छा। सारंगी आप देखेंगे मेरे पीछे, शायद पता नहीं फ्रेम में आ रही है कि नहीं, सारंगी भी दिख रही है। तो सारंगी का मुझे ज्यादा शौक था वायलिन से। तो इसलिए मैंने जस्ट बाद में वायलिन की ट्रेनिंग जो ली है सारंगी नवाज उस्ताद नजर हुसैन साहब से ली, जो भोपाल रेडियो पे ही स्टाफ आर्टिस्ट थे और हिंदुस्तान के जाने माने सारंगी प्लेयर थे। और उसके बाद मेरी मुलाकात हुई पंडित राम नारायण जी से, जो हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े सारंगी वादक आज तक के हुए हैं। तो उनसे मैंने कुछ ट्रेनिंग ली। तो इसलिए मुझे, जब मैं वायलिन बजाता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं मेरी वायलिन का स्टाइल सारंगी वाला है, क्योंकि वो सारंगी में जैसे घसीटते हैं तार को, बजाय कि जंपिंग फिंगर्स का काम तो होता है, पर घसीट का बहुत काम होता है, क्योंकि वोकल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो जब वोकल को फॉलो करेंगे तो उसमें उंगली को घसीटना बहुत जरूरी है। ये हिंदुस्तानी म्यूजिक की खास बात है। नहीं तो फिर वो हारमोनियम ही बजा लें, वायलिन या क्यों बजानी है, अगर आपने फिंगर टेक्निक से बजानी है तो फिर बाजा बजाएं, पियानो बजाएं। तो इसलिए वायलिन में मुझे लगता था नहीं, ये इसमें स्कोप है, एक ही तार, कोई उसमें फ्रेट्स नहीं है, तो इसमें घसीटना चाहिए। तो इसलिए मैंने सारंगी से ट्रेनिंग ली। बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने सारंगी के साथ अपना संगीत का सफर शुरू किया था। जी, तो मैंने एक्चुअली सारंगी के थ्रू वायलिन सीखी थी। सारंगी मैंने बाद में बजानी शुरू की थी जब मैं इंग्लैंड आ गया था। तो क्योंकि सारंगी से सीखा था, मुझे आइडिया था, तो सारंगी मैंने मंगवाई थी एक, जो मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो सारंगी फिर मैंने शुरू की थी और मैंने काफी बजाई सारंगी, काफी साल बजाई है, बड़े बड़े शोज में भी बजाई है, रिकॉर्डिंग्स में भी बजाई है। बिल्कुल सर, हम आगे की बात को शुरू करें, जारी रखें, उससे पहले हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आपके पीछे से हमें सारंगी भी दिखाई दे रही है सर, तो क्यों ना इसी से हम आज का जो कार्यक्रम है संगीत का, इसको शुरू करते हैं थोड़ी सी मधुर धुन के साथ। ऐसा है कि क्योंकि आज जिस तरह का मेरा सेटअप है उसमें मैं साथ तो कुछ नहीं बजा पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे जमीन पे बैठना पड़ेगा। तो अभी मेरा हारमोनियम और कुर्सी, तो आज मैं गाना ही गाऊंगा। और किसी दिन और आएंगे तो उसमें साज ही बजेंगे। तो मैं साज और गाने को एक साथ नहीं किया करता, या तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल करता हूँ या सिर्फ वोकल करता हूँ। एक साथ में बड़ा मुश्किल हो जाता है दो दो चीजों को करना, क्योंकि सबकी पोजीशन सिटिंग अलग अलग है। अलग अलग है, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन सर बिल्कुल अलग अलग जरूर है, लेकिन सबकी मिठास एक ही है सर। जी, मिठास सबकी एक ही है संगीत की, चाहे वायलिन की बात करें चाहे संगीत की जी, जी बिल्कुल सही बात है। वो तो आर्टिस्ट आप कैसे सीखते हैं, किस तरह आप म्यूजिक को अप्रोच करते हैं, तो मिठास के बगैर तो कोई मजा ही नहीं है म्यूजिक में। बिल्कुल। और वैसे भी कहा जाता है संगीत का नाम ही यही है कि दिल से साथ आप जब उसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि संगीत साथ में जब आप उसके जुड़ते हैं तभी जाकर के वो मीठे स्वर निकल करके आते हैं, चाहे वो वादन की बात आ जाए चाहे वो गायकी की बात आ जाती है सर। बिल्कुल सही कहते हैं सर एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने वायलिन से अपना संगीत का सफर शुरू किया था, वायलिन को आपने अपने साथ में जोड़ा था, साज के साथ लेकर के चले थे, तो वायलिन बजाने के साथ फिर आपका गजल की तरफ कैसे झुकाव हो गया? वो ऐसा है कि मैं भोपाल में रहता था, और भोपाल में एक तो उर्दू बोली जाती है और उर्दू, मेरे सब दोस्त यारों के साथ उर्दू बोलने की भी आदत पड़ गई। और वहां पे गजलें गाने का बहुत रिवाज है भोपाल में, बड़े अच्छे अच्छे गाने वाले हैं। पर मुझे असली शौक तब चढ़ा जब मैंने 73-4 के आसपास मैं रेडियो स्टेशन पे बैठा हुआ था, वायलिन की रिकॉर्डिंग के लिए गया हुआ था। तो उसके बाद वो जो आर्टिस्ट रूम होता है, स्टाफ रूम, उसमें हम लोग बैठे हुए थे। तो वहां पे उनके अंदर स्पीकर भी लगा होता है, जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है सुन रहा होता है वहां। तो वहां पे एक गजल आई, दास्ताने गमे दिल उनको सुनाई ना गई, बात बिगड़ी ऐसी के बनाई ना गई। और मुझे इतना अच्छा लगा। तो मैंने पूछा ये कौन सिंगर हैं ये जो गा रहे हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया गा रहे हैं। तो मुझे पता चला कि वो जगजीत सिंह जी हैं। और उन दिनों वो मशहूर नहीं थे, नए नए बाहर आ रहे थे। तो मैंने कहा अभी मैंने पहले नहीं सुना, पर मैंने ऐसा पहले कोई और भी नहीं सुना। मैंने कितने गजल सुनने वाले सुने हैं, सब अच्छे, बहुत अच्छा गाते हैं। मेहंदी हसन साहब को सुना हुआ था, गुलाम अली को भी शायद सुना हुआ था, पर मैंने कहा पर ये कुछ अलग ही बात है इसका। मुझे तो उस समय मुझे शौक चढ़ा था गजलें गाने का।
तो मैं उसके बाद जगजीत सिंह जी भोपाल आए थे प्रोग्राम करने, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, तो उनको मैंने हॉल में जाके सुना। और उसके बाद फिर मुझे ऐसा शौक चढ़ा कि मैंने कहा गजलों को तो मैं सीरियसली लेना चाहता हूँ। तो फिर मैं गानी शुरू की और बस इसी तरह चला। तो फिर बाद में जी, आप पूछ ठीक रहे है। थे कुछ? मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे गजल की आपने बेसिक कहीं से ट्रेनिंग ली आपने, या सिर्फ जगजीत सिंह जी को सुन सुन करके आपने गाना शुरू किया? शुरू में सुन सुन के, क्योंकि वोकल की तो ट्रेनिंग फादर्स हमारे देते ही थे, वो वोकलिस्ट थे, तो गाना जी। क्लासिकल गाते थे, वो तो आवाज तो लगानी आ गई थी, सुर कैसे लगानी है। तो फिर उनको सुनता था मैं और उनकी चीजें गाता था मैं। और उर्दू का मुझे शौक वैसे ही था शुरू से। मेरे दोस्त यार सब मुस्लिम जो उर्दू ही बोलते थे, तो उनसे मैं गाइडेंस भी लेता था उर्दू में, कुछ एक्सेंट कहीं गलत हो रहा तो मुझे बताएं। और फिर मेरी मुलाकात कुछ शायरों से हुई, जैसे आपने सुने होंगे बड़े भोपाल के कुछ शायर हुए, कैफ भोपाली, वकील भोपाली, मसूद भोपाली। तो उनका जो वकील भोपाली का बेटा था वो हमारे फ्रेंड सर्कल में आता था, तो उससे बड़ी दोस्ती थी मेरी। तो उसके थ्रू उसके फादर से मुलाकात हुई, फिर उनके घर जाया करता था, तो पूछा करता था ये वर्ड्स का अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताएं। तो इस तरह मैं उसमें काफी मैं उन लोगों से सीखता था। पर बाद में बहुत साल बाद जगजीत सिंह जी से मुलाकात तो 2-3 बार हुई थी। मैंने उनको बोला भी था मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, तो वो बिजी थे, प्रोग्राम्स में बिजी थे। फिर बहुत साल बाद जब मैं इंग्लैंड आ गया हूँ, उसके बाद जब भी यहाँ आते थे तो उनके साथ मैं बैठा करता था, होटल में ठहरते थे वहां, या जिस भी घर में ठहरते थे मैं वहां जाता था, साथ बैठ के रियाज मेरा करवाते थे। तो इस तरह मैंने उनसे काफी हेल्प ली, काफी ट्रेनिंग ली। मतलब जगजीत सिंह जी आपके गजल गायकी के गुरु रहे, जिनको सुन मेरे करके आपको प्रेरणा मिली? जी जी, प्रेरणा सुन के भी मिली और फिर उनके साथ बैठ के सीखा भी उनके साथ मैंने। बिल्कुल। आपने अनूप जलोटा जी, हंसराज हंस जी, महेंद्र कपूर जी, इनके साथ भी आपने एल्बम रिकॉर्ड करवाई की हैं सर? मैंने हंस की जो पहली एल्बम्स आई थी, इंग्लैंड में बनी थी, उसमें मैंने पूरे एल्बम में मेरा वायलिन था। महेंद्र कपूर, इनकी 2 एल्बम्स यहाँ बनी है, उन दोनों में मेरा वायलिन है। और अनूप जलोटा जी के एल्बम में नहीं, उनके साथ लाइव मैंने शोज बहुत किए हैं यहाँ इंग्लैंड में, जब भी आते थे और अभी भी आते हैं, तो उनके साथ लाइव शोज में कई की हुए हैं मैंने। बिल्कुल। सर, अब बात करते हैं, जब गजल की बात निकली है तो कहा जाता है कि शुरू में अगर हम गजल को देखें और सुने तो जो शेर होते हैं उनका गुलदस्ता गजल कहा जाता है। लेकिन कई बार, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, कई बार एक मन में प्रश्न आता है कि जब हम 2 लाइन का शेर पढ़ते हैं और गजल में जो शेर होते हैं, इनमें दोनों में आपस में क्या अंतर होता है? देखिए, शेर जैसे 2 लाइन का है, तो शेर हाँ। क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट छोटा सा होएगा शेर, वो 2 लाइन का हम्म। हो चाहे वो थोड़ा सा लंबा भी हो, यूजली हम्म। 2 लाइन का। पर हम्म। जो गजल होती है उसमें मिलते जुलते कई शेर रखे हुए होते हैं। तो उसमें जैसे हम लोग गाते भी हैं तो हमें स्थाई और अंतरा चाहिए होते हैं, तो उस तरह उसमें हम एक मतला होता है शुरू में, फिर उसमें शेर होते हैं, फिर मक्ता आखिर में, जिसमें यूजुअली शायर अपना तखल्लुस या नाम नाम लेते हैं। भी लेते हैं। तो इस तरह वो शेर पर उनकी जो होती है काफिया, रदीफ, ये बड़े जो बात का पोर्शन होता है, रदीफ जो होता है वो हमेशा राइम होना चाहिए। हम्म। तो वो उसकी जो खास बात यही होती है कि हर शेर का जो रदीफ है वो मिलेगा, तो इसलिए वो सीक्वेंस में लगता है। हालांकि हर शेर इंडिपेंडेंट हो सकता है, उसका मतलब अलग अलग हो सकता है, पर उसकी जो फ्लो होएगी वो एक सी होएगी। बिल्कुल। मतलब काफिया जो है वो एक साथ मिला हुआ रहना चाहिए, लगना चाहिए कि एक ही कविता है या एक ही। काफिया पहला पार्ट होता है, रदीफ बाद का हाँ, पार्ट होता है। रद्दीफ बात तो का पार्ट रदीफ होता है। मिलना चाहिए, रदीफ काफिया के राइम। जरूर। हाँ, काफिया में काफिया तो कुछ जरूर। भी है, जैसे अब ये है, मंजिल न दे चिराग न दे हौसला तो दे, तिनके हाँ। का ही सही तू मगर आसरा तो दे। तो हौसला तो दे, आसरा तो दे। उसमें जी। फिर वो अगला, मैंने ये कब कहा कि मेरे हक में हो जवाब, लेकिन खामोश क्यों है तू, कोई फैसला तो दे। वो फिर आके फैसला तो दे, तो दे तो दे तो दे, वो मिलता जाएगा सब में। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है इसमें। जी। शुरू की सर, जब हम गजलों को देखते हैं तो जनरली कहा भी यही जाता है कि शुरू में गजल ये होता था, अपनी माशूका से या माशूक से बात करने का एक जरिया माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो गजल ने भी जो भी परिस्थितियां आई थी
जितना भी परिस्थितियों को लेकर के गजल लिखी जाने लगी, उनका लेखन पटल कहना चाहिए बदल गया। जैसे कि अगर मैं कवि दुष्यंत की मैं बात करती हूँ, तो कवि जी दुष्यंत ने हर पहलू को लेकर के, हर वातावरण को, हर माहौल को लेकर के गजल लिखी है। जी जी। दुष्यंत कुमार जी की आपने बात की है तो मैं आपको बता दूं, दुष्यंत कुमार जी भोपाल से थे और मैं भोपाल में आपको बताया मैं रहा हूं बहुत। वहीं पे मेरी सारी एजुकेशन, माय हायर सेकेंडरी, माय बीएससी एंड माय मेडिकल कॉलेज, ऑल एजुकेशन भोपाल में हुई थी। तो भोपाल रेडियो पे मैं जाया करता था। उनकी जो बेटी थी दुष्यंत कुमार जी की, वो भोपाल रेडियो पे स्टाफ आर्टिस्ट थी। नॉट आर्टिस्ट, सॉरी, शी वाज ए वर्कर देयर, शी यूज्ड टू वर्क देयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन साइड। तो वो जाते थे तो उनसे मुलाकात हमेशा ही होती थी, अच्छी मुलाकात थी हम लोगों की। और उन्होंने मुझे फिर अपने फादर की बुक दी थी, दरख्तों के साए, ऐसा कुछ नाम था उसका। तो वो बुक दी थी, तो उसमें से मैंने फिर कुछ कंपोज भी की थी, कुछ गजलें। तो दुष्यंत कुमार त्यागी जी का ये था कि उन्होंने उसको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की थी, कि जिससे यूं कह सकते हैं कि उन्होंने हिंदी में उसको, गजल को जो उर्दू में होती है उसका हिंदीकरण किया था उन्होंने। तो ज्यादा हिंदी जैसी लगती थी वो, आसान वर्ड्स उसमें होते थे लोगों को जो कि समझ में आए। तो कृष्णी जी देखिए ये नमस्ते बोल रही हैं, और हमारे शेफिल्ड की बहुत अच्छी डांसर रही हैं। एंड सोनिया जी भी यहाँ है, थैंक यू सोनिया जी। तो हाँ, उन्होंने उसको सिंपल भाषा में हिंदी में लिखा था, तो इसलिए उनकी काफी गजलें फिल्मों में भी गाई गई हैं। और तो मैंने भी उनकी 2-3 चीजें उस समय कंपोज की थी, तो मुझे आज भी एक आधी याद है, हालांकि मैंने बहुत सालों से गाया नहीं है, थोड़ी सी मुझे याद है। बिल्कुल सर, जब दुष्यंत जी की बात चली और आपने कहा कि खुद उनके गजलों को आपने गाया भी है, कंपोज भी किया, तो हम चाहेंगे जरूर कि आप थोड़ा सा उनकी गजलों के साथ हम लोग गुनगुनाना चाहेंगे सर। मैं एक उनकी, चलिए आपको सुना देता हूँ, जो मुझे थोड़ी सी, मैं देखता हूँ। ओके, मैं जरा अपना तबला सेट कर लूं। जी सर। तबले की आवाज आ रही ठीक? जी सर, परफेक्ट आ रही है सर। ये धुएं का एक घेरा कि मैं जिसमें रह रहा हूँ, मुझे किस कदर नया है। मैं जो दर्द सह रहा हूँ, ये धुएं का एक घेरा कि मैं जिसमें रह रहा हूँ, मुझे किस कदर नया है। मैं जो दर्द सह रहा हूँ, ये धुएं का एक घेरा। ये जमीन तप रही थी, ये मकान तप रहे थे। ये जमीन तप रही थी, ये मकान तप रहे थे। तेरा इंतजार था जो, मैं इसी जगह रहा हूँ, मुझे किस कदर नया है। मैं जो दर्द सह रहा हूँ, ये धुएं का एक घेरा।
तेरे सर पे धूप आई तो दरख्त बन गया मैं, तेरे सर पे धूप आई तो दरख्त बन गया मैं, तेरी जिंदगी में अक्सर मैं कोई वजह रहा हूँ, मुझे किस कदर नया है मैं जो दर्द सह रहा हूँ, ये धुएं का एक घेरा। कभी दिल में आरज़ू सा, कभी मुंह में बद्दुआ सा, कभी दिल में आरज़ू सा, कभी मुंह में बद्दुआ सा, मुझे जिस तरह भी चाहा मैं उसी तरह रहा हूँ, मुझे किस कदर नया है मैं जो दर्द सह रहा हूँ, ये धुएं का एक घेरा। थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू जी सर, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बाकी की बात नहीं करते हैं, गजल आपसे सुनते रहते हैं। इतनी बहुत ही दिल से निकली, कोई कहते हैं ना सर, दिल से निकली हुई बात जो होती है वही गजल होती है, क्योंकि खूबसूरत एहसासों का नाम ही तो गजल है सर। तो एहसास ये जो गजल थी, जब मैंने ये कंपोज इसलिए की थी कि उन दिनों भोपाल में तलत महमूद साहब आए थे, तो उनकी रेडियो पे रिकॉर्डिंग थी, वो चाहते थे कोई लोकल कंपोजर की कुछ चीज वो गाएं, तो ये उनके लिए मैंने कंपोज की थी। क्या बात तो उन्होंने ये भोपाल रेडियो पे गाई थी। जी सर। सर, आपने फिल्मों में भी काफी सर वायलिन का आपका रहा है, आपने वायलिन को बजाया है, प्ले किया है सर फिल्मों में भी, उस बारे में हम जानना चाहेंगे सर आपसे। राइट, फिल्मों में कुछ फिल्में में मैंने है, एक फिल्म एक तो शुरू में आई थी 80s में आई थी, तो उसमें मैंने वो बांग्लादेश की स्टोरीज थी इंग्लिश में, यहाँ के लोकल जो हमारे बड़े बड़े दो चैनल्स हैं, चैनल 4 है एक और ITV चैनल, ये यहाँ के दो मेजर चैनल्स हैं, तो उन पे वो फिल्म रिलीज हुई थी। तो उनमें मैंने उसमें एक दोनों फिल्मों में सीन कुछ ऐसे थे कि सिंगर आती हैं फिल्म में, पार्ट ऑफ फिल्म किसी फंक्शन में, तो वो गाती हैं, साथ में मैं वायलिन पे हूँ। तो वो सिंगर लूसी रहमान बड़ी फेमस सिंगर है, वो नजरुल गीती की बहुत बड़ी सिंगर है वो, तो उनके साथ मैं बजा रहा हूँ पीछे वायलिन, तो वो फिल्म में सीन था, तो वो था। और फिल्मों में जैसे मैंने ब्राइड एंड प्रेजुडिस आई थी, 10-12 साल पहले आई थी वो फिल्म, ऐश्वर्या राय थी उसमें, तो उस फिल्म में मैंने बैकग्राउंड स्कोर काफी बजाया हुआ है, काफी पीछे जितने बैकग्राउंड वायलिन के पीसेस होते हैं मेरे बजाए हुए हैं वो, तो वो उसमें बजाया था। 1-2 गानों के अंदर भी इंटरलूड्स थे मेरे। और कुछ फिल्मों में मैंने, एक फिल्म में मैंने गाया भी है, तो उस गाने को मैंने एक्चुअली लिखा भी था, कंपोज भी किया था और गाया भी था उसी फिल्म में जी। तो सर, बात आगे शुरू करें तो जो आपने लिखा है, आपने गाया उस फिल्म में, उस गाने को भी हम आपसे सुनना चाहेंगे सर। जरूर। क्योंकि आज मौका, आज सर, सॉरी सर मैं रोक रही, आज मौका हमें जब मिला है तो सर हम भी, कहते हैं ना आदमी लालची हो जाता है बहुत, तो हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि आपसे बात के साथ साथ संगीत का भी जो रस है वो भी हम साथ में लेते चले सर। जरूर जरूर, क्यों नहीं, मैं इसको सेट कर लूं।
तो इसमें क्या होता है, हम लोग को तबला मशीन का सहारा लेना पड़ता। जी सर, जी सर। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कमलवीर सिंह सर, जिनसे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं संगीत की यात्रा पर उनके साथ हैं। ये बहुत साल पुरानी बात है, ये मेरे को लगता है ये कोई मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी सी इसकी पहले बैकग्राउंड बता दूं। ये जो फिल्म बनी थी विंटर ऑफ लव आई बिलीव, एंड तो उसकी जो प्रोड्यूसर थी बहुत अच्छी शायरा भी हैं, वो पाकिस्तान से हैं, वो शकीला जी। तो उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। तो मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं कुलजीत भावरा करके, वो उन्होंने बहुत सी फिल्मों में म्यूजिक दिया हुआ है। यहाँ पे जितनी फिल्म्स बनती हैं इंडियन स्टोरी पे बेस्ड, काफी फिल्मों में, ईस्ट एंड ईस्ट वगैरह, इन सब फिल्मों में उनका म्यूजिक है। तो कुलजीत भावरा को एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था जहां मैं रहता हूँ, जिस शहर में, एक यहाँ बहुत बड़ा थिएटर है, थिएट्रिकल प्रोजेक्ट था। उसमें कुलजीत को एज ए म्यूजिक डायरेक्टर चुना था उन्होंने। एंड बिकॉज मैं शेफिल्ड में रहता था, तो कुलजीत ने मुझे कहा कि मैं लोकल हूँ तो मैं वो प्रोजेक्ट करूं, और तो वो साथ में वो भी आ जाएंगे। तो हम लोग वो प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो मुझे बैठे बैठे उन्होंने, हम लोग अभी थिएटर खुला नहीं था, जल्दी पहुंच गए थे, बाहर बैठे हुए थे बेंच पे थिएटर के बाहर, और मुझे उन्होंने कहा कि ऐसा है, एक प्रोजेक्ट है कि उसमें जो फिल्म का जो हीरो है, जो हेड है, वो बहुत सालों से घर छोड़ के चला गया हुआ है वो, क्योंकि जो भी उसके बच्चे उसको उसका ध्यान नहीं रखते थे, वो घर छोड़ के चला गया, और काफी सालों बाद अचानक एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। तो एकदम बच्चों को जब पता चलता फादर की डेथ हो गई है, तो उस डेथ के ऊपर कुछ इस तरह के वो थीम्स बता रहा था कि कुछ इस तरह की गजल है जो बहुत सी पोइट्री ढूंढी है, वो मिल नहीं रही है, कि बहुत लोगों ने लिखी भी है, उनको पसंद नहीं आई है। तो तुम अगर कुछ जानते हो, कोई ऐसी पोइट्री, तुम गजलें गाते हो, तो मैंने कहा अब किस तरह का थीम है। उन्होंने कहा वो जैसे मेहंदी हसन साहब की वो है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। तो मैंने कहा, तो मैं बैठा बैठा मैं सोचता रहा, बातें करता रहा, सोचता रहा। मैंने फिर कुछ मेरे दिमाग में आने लगी। तो मैं थिएटर के अंदर एक छोटी सी वो सोवेनियर शॉप थी, तो मैं अंदर गया, वहां से एक मैंने राइटिंग पैड खरीदा, एक पेन खरीदा, तो आके बाहर बेंच पे बैठ के मैं एक दो लाइनें लिखी। तो मैंने कहा ये मुझे कुछ इस तरह की चीज ध्यान में आ रही है मुझे कि इसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं या मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो कह रहा हो दैट लुक्स गुड, तो ऐसा करो, इसकी तुम एक छोटी सी धुन भी अगर बना सकते हो, बना के रिकॉर्ड करके मुझे दो, तो मैं प्रोड्यूसर को सुनाऊंगा। तो जब मैंने किया, अगले दिन ही मैंने थोड़ी सी धुन बना के भेजी, तो प्रोड्यूसर ने सुनी, जब उनको बहुत पसंद आई, तो कहने लगी इस पे बाकी भी लाइनें लिखो, 2 कंतरे कम से कम लिखो, तो फिर मैं ट्राई करूंगी। जब मैंने लिख के भेजे रिकॉर्ड करके, तो उनको पसंद आया, शी सिलेक्टेड दैट, शी आस्क्ड मी टू सिंग एज वेल। तो बस इस तरह इसकी कुछ जर्नी शुरू हुई। तो मैं आपको सुनाता हूँ, हालांकि मुझे पूरी याद नहीं है अच्छी से, क्योंकि बहुत सालों से नहीं गाई। उड़ गया जैसे धुआं, रह गई यादें यहाँ। उड़ गया जैसे धुआं, रह गई यादें यहाँ। एक सफर की इब्तिदा, एक सफर की इंतहा। उड़ गया जैसे धुआं, रह गई यादें यहाँ। एक सफर की इब्तिदा, एक सफर की इंतहा। उड़ गया जैसे धुआं, रह गई यादें यहाँ।
डांट कर फटकार कर फिर प्यार से बिठा कर यहाँ डांट कर फटकार कर फिर प्यार से बिठा कर यहाँ रास्ता सच्चाई का सबको यूं दिखा गया, उड़ गया जैसे धुआं रह गई यादें यहाँ। कितना मायूस चांद है, आसमां और तारे भी। कितना मायूस चांद है, आसमां और तारे भी। कैसे कहूँ मैं अलविदा, आंसू ही आंसू है यहाँ, उड़ गया जैसे धुआं रह गई यादें यहाँ। थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत खूब सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कहते हैं ना सर कि दिल से बिल्कुल जुड़ जाते हैं जब आप गाते हो। तो एक तो बोल जो रहते हैं वो है, ये संगीत आपका है, साथ में आवाज की, कहते हैं ना, खनकदार आवाज, गजल के लिए जो आवाज होती है, कशिश वाली आवाज सर, वो आवाज जो हमारे दिलों में उतर जाती है सर। तभी तो सबके जो हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, सभी के कमेंट्स यही आ रहे हैं सर कि सबको बहुत अच्छा, वाह क्या बात है, शानदार जाके सारी चीजों को लेकर के सर। सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, सभी सुनने वालों को। बिल्कुल सर, आपने बात की थी जब आप गजल से पहले गजल का थीम हमें बता रहे थे, उसके पीछे की स्टोरी आप हमें बता रहे थे, आपने प्रोजेक्ट की बात की थी। तो जब प्रोजेक्ट की बात आती है तो सर, स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट था आपने शायद, उसमें भी आपका वायलिन का रहा है। डांस के जो प्रोग्राम्स होते थे उसमें भी आपका वायलिन आप प्ले करते थे। तो स्टोरी टेलिंग के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। नहीं, स्टोरी टेलिंग तो जो स्टोरी टेल जो करते हैं वो लोग अपनी किसी थीम को लेके, कोई भी थीम हो सकता है, उसमें रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी बड़े होते हैं, राम सीता की या कोई भी, या वो स्कूल प्रोजेक्ट्स बहुत होते हैं यहाँ पे। तो उन प्रोजेक्ट्स में फिर वो क्या होता है कि जब आप जो भी पोइट्री वहां पे नरेट कर रहा है या जो भी स्टोरी नरेट कर रहा है वहां पे, तो उसको उसके पीछे इफेक्ट देने के लिए म्यूजिक चाहिए होता है। तो उसमें फिर मैंने 2-4 बार ऐसे किया है कि मैं पीछे बैठ के मैंने अपने वायलिन में इफेक्ट्स दिए हैं उसमें लाइव, विच वर्क्स वेरी वेल, क्योंकि आपको सुनना पड़ता है वो एक्चुअली क्या स्टोरी चल रही है, किस तरह का सुरें इसमें फिट होंगे। तो वो सुनते रहे और वो अपने आप फिर दिल से जब आप सुनते हैं और दिल से आप जो सुरें निकलती हैं वो वर्क करती हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि जो माहौल है उस समय, जो वातावरण उस समय चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्ले करना पड़ता है। जी जी, खास बात ये आ जाती है सर। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों को बजाने से पहले मालूम भी नहीं होता क्या स्टोरी होएगी क्या नहीं होएगी। तो वो आप वहीं पे जब जाते हैं तो जस्ट वो स्टोरी नरेट जो भी करते हैं तो आप सुनते हैं, तो आपको स्टोरी का जो इफेक्ट आपके ऊपर होता है वो आपके सुरों में आता है। और इंडियन म्यूजिक की यही खास बात है कि इंडियन म्यूजिक जो वो इंस्टेंट और इम्प्रोवाइजेशन उसमें करनी पड़ती है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर हिंदुस्तानी म्यूजिक का कोई फायदा नहीं है। आप अगर रट के ही सब कुछ बजाना है तो फिर ये काम मुश्किल पड़ जाता है। तो रट के नहीं बजाना चाहिए, आप उसको इंस्टेंटली प्रोड्यूस कर पाए, ये सबसे अच्छी बात होती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात सर, आपने बिल्कुल सही कहा था ना कि हमारे भारतीय संगीत की बात ये हो जाती है, भारतीय संगीत के किसी भी संगीत की जब हम बात करते हैं, भाषा मायने नहीं रखती है, सिर्फ
दिल से जो संगीत निकलता है और दिल से जब जुड़ जाता है तो अपने आप ही उसी हिसाब से हम अपना काम करने लग जाते हैं और लोग उसके साथ जुड़ने लग जाते हैं। तो जी जैसा जी। आपने कहा कि जब आप स्टोरी टेलिंग में जाते आपको स्टोरी तक पता नहीं होती थी, लेकिन जब आप दिल हम्म, से उसमें बजाते थे तो वो स्वर आपके दिल से निकलते थे तभी, जी तो इसलिए बिल्कुल संगीत। वैसे ही। या इसमें म्यूजिक में हम लोग के हिंदुस्तानी म्यूजिक में यही होता हाँ। है कि जितने जितने आर्टिस्ट हैं जो ईमानदारी से म्यूजिक करते हैं, वो बस वो हम्म। दिल से ही वो उनको होता है इंस्टेंटली कैसे कर सकते हैं। अब मैंने जैसे कई रिकॉर्डिंग्स में जैसे मैंने बताया बजाया है मैंने, तो उसमें हम्म। कोई मुझे रटा हुआ नहीं करना पड़ता कि ये पीसेस हैं, वो यूजुअली नोटेशंस लिखी हुई होती हैं, तो मैं वो हम्म। लिखी नोटेशन पे नहीं जाता, मैं कहता हूँ जो मुझे वहां लगेगा। अब जैसे फॉर फॉर एग्जांपल वेस्ट एंड यहाँ पे जो है इंग्लैंड में थिएट्रिकल जहाँ शोज होते हैं, ये इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी चीज है, इंग्लैंड में और अमेरिका में थिएट्रिकल शोज बड़े होते हैं, म्यूजिकल्स। तो एक म्यूजिकल आया था आज से कुछ साल पहले, द फार पवेलियन, वो इंडियन स्टोरी पे बेस्ड था। तो उसमें सारा ऑर्केस्ट्रा जो था वो वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा था, पर क्योंकि इंडियन स्टोरी पे बेस्ड था तो उन्होंने, वही कुलजीत भामरा मेरा फ्रेंड है, उसको बोला था इंडियन पार्ट तुम प्ले करो, वो तबला बजाते हैं और एकदम बाकी ड्रम्स बजाते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि मैं उसमें सारंगी बजाऊंगा, उसमें मैं वायलिन बजाऊंगा। और कबीर बेदी जो आप जानते होंगे, कबीर बेदी जी वो उसके मेन एक्टर थे। तो कबीर बेदी जी उसमें जहां जहां वो कुछ गुनगुनाएंगे, तो वो एक्चुअली आवाज पीछे से मैं गाया करता था, तो वो माइम करते थे स्टेज पे। तो अच्छा। यहाँ पे क्या होता है, वो उसको पिट कहते हैं। स्टेज ऊपर बनी हुई होती है और स्टेज और उसके आगे गैप होता है काफी, और वो गैप के नीचे एक प्लेटफॉर्म होता है, उस पे हम सब म्यूजिशियंस बैठे हुए होते हैं। तो पब्लिक को हम लोग नहीं देखते हैं, पर जो कंडक्टर होता है वो बीच में खड़ा होता है, तो वो ऊपर स्टेज पे एक्टरों को भी देखता रहता है और नीचे म्यूजिशियंस को भी वो इशारा करता रहेगा ये सीन चल रहा है, तो हम देख भी नहीं पाते क्या है बस। तो उसमें मुझे कहा था, उसमें मुझे पूरी 20-25 शीट्स दे दी उन्होंने कि ये म्यूजिक बजाना। मैंने कहा आई कांट रीड दिस म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक मैं नहीं पढ़ता, मैं इंडियन म्यूजिक पढ़ता हूँ। तो तो मैंने कहा आप मुझे ये बता दो कहाँ पे मुझे किस तरह का पीस बजाना। तो वो इसी तरह 8-9 महीने जितने भी वो चला था, तो उसमें मैं यही करता था। तो जब वो वहां पे मिल जाता तो हर बार मेरा पीस अलग बजता था, मिलता जुलता होता था पर अलग होता था, क्योंकि इम्प्रोवाइज करते थे। तो वेस्टर्न जितने थे वो सब रटे हुए वो पीस बजते थे। तो मुझे याद है एक बार मैंने एक पीस बजाया करता था मैं वहां छोटा सा, तो पीछे मेरे फ्लूट बजाता था एक अंग्रेज, एंडी उसका नाम था। तो मुझे एक दिन कहने लगा कमल वीर, वो तुम जब बजाते हो वो पीस, तुम उसको यूं बजाया करो, क्योंकि वो मुझे वो डिस्टर्ब सा होता है मुझे, वो फिर वो क्लैश सा होता है, वो था कुछ तो भी। तो छोटा सा एक पीस उसका पार्ट था, रे सा धा। अच्छा, मैं तो यूं करता था और वो ये करता था टा टा टा, कोई घसीट नहीं। तो वेस्टर्न स्टाइल तो ऐसे होता। तो वो कहता था तुम वो घसीटते हो तो मुझे डिस्टर्ब होता, तुम ऐसा बजाता। मैंने एक दिन वैसा बजा दिया तो बड़ा खुश वो, पर कंडक्टर ने मुझे पकड़ लिया बाद में, कहने लगे व्हाई डिड यू डू दैट। मैंने कहा वो एंडी को डिस्टर्ब होता है, वो इसलिए उसने कहा था। कह रहा डोंट लिसन टू एंडी, एंडी हैव टू फॉलो यू, यू आर द मेन म्यूजिशियन हियर, तुमको स्पेशल एज ए स्पेशल म्यूजिशियन हमने लिया, सो दे शुड लर्न द वे यू प्ले। तो फिर वैसे ही मैं बजाता रहा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आफ्टर 4-5 मंथ्स कुछ मेरा स्टाइल चेंज होके वेस्टर्न की तरफ जाने लगा, कुछ उन लोगों का चेंज होके इंडियन स्टाइल आने लगा। तो वो जो मिक्स होके फिर वो जो बना, वो बड़ा अच्छा इफेक्ट आता था उसका, because of बिल्कुल। improvisation they started just बिल्कुल सर। looking हाँ, into that। क्योंकि Yes। हम लोग अभी यही तो कह रहे थे कि संगीत किसी भाषा का नहीं रहता, संगीत दिल से निकलता है, इसीलिए चाहे वेस्टर्न संगीत की बात करें चाहे हम इंडियन संगीत की बात करें, बस वो दिल से जुड़ जाता है और हमें समझ में आ जाने लग जाता है। बिल्कुल सर। जी आपके हम अगर शो की बात करें तो आपने यूएसए में, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, मतलब भारत, बहुत जगह आपने अपने शो किए हैं। और अगर हम ये कहें कि जो हमारा भारतीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, उसको आपने पूरे विश्व में फैलाया है। सबसे खास बात हम यहाँ पर ये कहना चाहें। हम थैंक यू आपके जी। बारे में बात जारी रखें उससे पहले एक सवाल सर मेरे दिमाग में आता है, शायद जी आपने भी देखा होगा। जब हम आज के युवा वर्ग की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत किसी भी संगीत की बेस होता है, जान होती है जिसे कहते हैं।
क्योंकि सबसे पहले अगर आपने शास्त्रीय संगीत आपको आता है तो आप सारे संगीत के आप सीख सकते हैं। तो एक तरह से वो आपकी जान है शास्त्रीय संगीत। लेकिन आज की युवा की जब बात आती है तो शायद आप भी देखते हैं कि आज का युवा हमारा शास्त्रीय संगीत से थोड़ा सा दूर होता जा रहा है। तो आप इसके पीछे क्या कारण समझते हैं, और सर कैसे हम वापस से हमारे युवा को शास्त्रीय संगीत की तरफ जोड़ करके? आई थिंक जो शास्त्रीय संगीत है इट्स ए वेरी लेंथी प्रोसेस। उसमें क्या है, आप शॉर्टकट नहीं ले सकते। तो उसको आप बिल्कुल आपको जो अब जैसे हम लोग सीखते थे तो 2-2 साल तक एक छोटी सी चीज पे रियाज चल रहा है। ये नहीं कि पूरी कंपोजिशन सीख लिया, एक राग या 15 राग सीख लिया, ऐसा कुछ नहीं था। एक ही राग पकड़ के 2 साल तक उसी को हर एस्पेक्ट उसका देखना पड़ता था। सुर पे रुक रुक के कैसे सुर को साधना है, ये सब करना पड़ता है। तो शॉर्टकट नहीं है शास्त्रीय संगीत में। इसलिए आजकल की जो फास्ट लाइफ है उसमें लोग, शायद बच्चे ये सोचते हैं कि वी कैन। और दूसरी चीज ऑल्सो क्या है, अभी आजकल कि दुनिया तेज भी बहुत हो गई है, इंसान का दिमाग जो है वो भी शार्प होता जा रहा है। तो दे कैन एक्चुअली अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन शॉर्टर टाइम। क्योंकि पहले दिन पैदा होते हैं तो उनको टेलीविजन है, रेडियो है, यूट्यूब वगैरह सब चीजें उनको बनी बनाई सामने सुनती हैं। तो आई थिंक देयर ब्रेन बिकम्स क्वाइट शार्प क्वाइट अर्ली। सो यूं भी कहना कि जो युवा जो है लाइट म्यूजिक में जा रहे हैं, शास्त्रीय संगीत नहीं सीखते हैं, वो भी गलत। पर वो दैट्स द वे द लाइफ इज चेंजिंग। पर जो जो जैसे आपने कहा फाउंडेशन है, फाउंडेशन तो है। अब जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं, आप यहाँ आएंगे, अगर आप अल्फाबेट नहीं सीखेंगे फिर भी इंग्लिश बोलनी तो सीख जाएंगे। बच्चा जैसे भाषा सीख जाता है बिना लिखे भी, क्योंकि पेरेंट्स को सुनता है, आसपास के लोगों को, तो बोलना सीख जाता है धीरे धीरे। पर अगर उससे पूछें अच्छा ये वर्ड बोला, इसके स्पेलिंग्स बताओ, तो उसको शायद नहीं मालूम होंगे स्पेलिंग्स। एंड उसके ना मालूम होने की वजह से फिर कुछ वो गलतियां भी करेगा आगे जाके। तो इसलिए अगर उसको स्पेलिंग भी मालूम हो और उसका लॉजिक भी मालूम हो, ये वर्ड साइलेंट है, इसका रूल ये होता है, इस वर्ड के बाद ये साइलेंट होता है, उससे पहले लगे तो साल। तो जब रूल्स भी मालूम पड़ने होंगे तो आप जो भी कुछ करेंगे उसको एक्यूरेट करने की कोशिश करेंगे। तो यही शास्त्रीय संगीत का, यही जब आप बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो जो भी जहां भी आप अप्लाई करेंगे लाइट म्यूजिक में भी, आप उसको फिर एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बजाय कि सिर्फ लता मंगेशकर को गाना या मोहम्मद रफी को रट लिए गाने। तो वो ठीक है, बहुत से लोग रट के गाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं नाम नहीं लूंगा आर्टिस्ट का, अभी यहाँ पे एक आर्टिस्ट आए थे, बड़े मशहूर हैं हिंदुस्तान में, तो मोहम्मद रफी के गाने गाते हैं। तो वो स्टेज पे गा रहे थे तो सुन रहा था, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सुरीले हैं वो। पर एक ऐसे कोई गाना आया, उसमें उन्होंने छोटी सी मिस्टेक की। मिस्टेक नहीं है वो, एक्चुअली ओरिजिनल में भी मिस्टेक है वो। तो क्योंकि पुराने दिनों में ज्यादा टेक्निकली शायद नहीं देखते थे, या क्यों नहीं देखते थे मुझे हैरानी होती है। और तो मैंने बाद में प्रोग्राम खत्म हुआ तो स्टेज पे उनसे जाके मिला, मैंने कहा बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा गाते हो इतनी। पर मैं एक चीज पूछना चाहता था आपको। कहने लगा क्या? मैंने कहा थोड़ी सी अगर मैं आपको क्रिटिसाइज एक दो चीजों को करूंगा, बुरा तो नहीं मानोगे? कह रहे नो, आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म। मैंने कहा अगर मोहम्मद रफी ने कोई चीज गाई है, कुछ उसमें गलत था, तो जरूरी है आप भी वो गलती करें? तो वो थोड़ा हैरान रह गया, वो क्या? तो मैंने कहा वो देखो आप गा रहे थे एहसान तेरा होगा मुझ पर, वो है ना, एहसान तेरा होगा मुझ पर। अब होगा इज वन वर्ड, ठीक है ना? तो मोहम्मद रफी ने भी ये किया हुआ, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तो वहां तोड़ा हुआ एक दो जगह गाने में, बाकी जगह ठीक गाया हुआ। तो ये वही वो जहां जहां उन्होंने तोड़ा था ये भी तोड़े जा रहे। तो मैंने कहा टेक्निकली दिस इज रॉन्ग। सो इसलिए जो भी आप जिस चीज में भी जाते हो, लाइट म्यूजिक में जाते हो, गजल में जाते हो, उसकी पोइट्री को भी समझ के, क्योंकि पोइट्स नहीं लाइक करेंगे कि आप वर्ड को तोड़ें, ठीक है? आप हो सकता है आपको वर्ड्स को जगल करना पड़ जाए, बाद का वर्ड पहले, क्योंकि वो ताल में फिट करने के लिए वो पॉसिबल है। पर वर्ड को ही उसको आप तोड़ेंगे, ठीक है ना? अब दिले नादा है तो उसको दिल ए नादा करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे, वो भी ठीक नहीं लगेगा। तो आपको दिले नादा एक सांस में बोलना अच्छा लगेगा वो। तो इस तरह की चीजें जो हैं, ये टेक्निकल चीजें, जब आप क्लासिकल सीखते हैं तो इसमें हर चीज टेक्निकली बताई जाती है।
और ये वर्ड्स का एस्पेक्ट तो मैंने लाइट म्यूजिक से लिया, क्लासिकल में इतना नहीं। पर क्लासिकल जो आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग करता है, आपको समझ दिलाता है। तो जब आप समझ के साथ कोई भी काम करेंगे तो कुछ भी करेंगे उसमें भी आप यूज करेंगे उसको। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस। क्योंकि शास्त्रीय संगीत कहना चाहिए संगीत की साधना है वो सर। जी साधना जी। जब आप करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका फल तो आपको मिलता ही है। फिल्मी संगीत की जब बात आई है सर, अभी आपने जिक्र किया, तो आपने देखा कि पहले का जो संगीत, आज अभी का जो फिल्म संगीत आ रहा है, अंतर बहुत है। पहले के गाने आज भी हमारी जुबान पर हैं, हम आज जी। भी उनको गुनगुनाना चाहेंगे। और अभी के कुछ गाने ऐसे कब आए कब चले गए हमें कुछ पता ही नहीं चलता। तो आप जो ये संगीत में जो इतना अंतर आया है, इसका कारण, मूल कारण क्या समझते हैं? आजकल क्योंकि फैसिलिटीज बहुत है ना, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट कट पेस्ट ये सब होता है। तो बहुत से गाने जो बनते हैं अब आजकल जो बनते हैं, मैं भी स्टूडियो में जाता हूँ, गाना बन चुका होता है, उसमें जगह छोड़ी हुई थी, यहाँ पे आके वायलेंट अप कर लो दूसरे ट्रैक में, बाद में मिक्स कर लेते हैं। जैसे यही ब्राइड एंड प्रेजुडिस में जब मैं गया था बजाने तो स्टूडियो में यहाँ गया मैं, अन्नू मलिक जी का म्यूजिक था उसमें, पर यहाँ एक लोकल म्यूजिक डायरेक्टर है, उनको अपॉइंट किया था बैकग्राउंड स्कोर के लिए। तो मैं जब गया स्टूडियो में तो उन्होंने कहा कि ये गाने के बीच कुछ इंटरलूड बजाना है, और ये उन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया, इस तरह का मिलता जुलता। तो मैंने कहा वो छोड़ो, मैं अपने हिसाब से अगर बजा लूं तो ठीक है। कह रहा है इफ इट सूट्स। तो मैंने बजाया तो उनको पसंद आया, तो मैंने बजाया। वो पहले एक में ही कह रहे ओके डन यू कैन कम। मैंने कहा अरे अभी तो शुरू ही किया है, हाथ भी गर्म नहीं हुए अभी। तो कह रहे नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, आके सुनो। तो मैंने आके जब कंट्रोल रूम में आया, मैंने सुना तो मुझे एक सुर थोड़ी सी गड़बड़ लगी। मैंने कहा नहीं मैं इसको फिर से बजाऊंगा, मुझे ऊपर का रे जो है थोड़ा सा शार्प हो गया है। कह रहा नहीं ठीक लग रहा। मैंने कहा नहीं शार्प है। तो उसने फटाफट क्लिक 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 ग्राफ खोला, तो उसने देखा वाकई वो लाइन थोड़ी ऊपर थी। तो कह रहा या यू आर राइट। तो मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। कह रहा नहीं 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 सिट डाउन यार। उसने वो उस लाइन को ड्रैग करके वो नीचे जहां पे होनी चाहिए वहां ले आया। कह रहा आप सुनो। मैंने कहा फर्स्ट क्लास है। तो इस तरह होता है आजकल काम। तो आर्टिस्टों के कान जो है वो अब वो चीज नहीं रहे जो कि एकदम सुर को समझ के। अब गाने बनते थे, 25 म्यूजिशियन है, गाने वाले हैं, सब एक साथ गा रहे हैं, इंटरेक्शन होता था तो दिल से आती थी, एक दूसरे को सुन के सबका मूड चेंज होता था, और उस हिसाब से मजा जो आता था, जो भाव निकलते थे, वो अब नहीं है। अब तो आप घर पे बैठे बैठे आपको बोल देते हैं ये पीस बजा दो, आके एक दिन स्टूडियो में आप सुनते हैं, 2-4 बार बजा दिया, तो उसमें घुसने का मौका ही नहीं मिलता आपको कि दिल से उसमें घुस के उसको समझ के उसमें बजाएं। तो वो कॉपी पेस्ट सिस्टम बड़ा है, ये फर्क है। इसलिए आजकल के गाने बहुत साल चल नहीं पाते। बिल्कुल, क्योंकि सर पहले के गानों में आपने से साथ में बैठते थे, प्रैक्टिस की जाती थी, अभ्यास किया जाता था, और सब एक दूसरे के साथ दिल से जुड़ करके इसको गाने को तैयार किया जाता था, इसलिए शायद वो दिलों में आज भी राज करते हैं सर। और अभी के गाने आपने जैसे ही कहा कि एक पीस किसी का है, उन्होंने आके अपना रिकॉर्ड करके चले गए, दूसरे आए उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया, गायक आए उन्होंने गाकर अपना रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसको मिक्स कर दिया जाता है। तो कहीं जो गाने की जो आत्मा है वो आत्मा खत्म हो जाती है सर। तो शायद इसीलिए दिल पर वो अभी तक नहीं उतर पाते हैं सर। आज सर हम बात करें तो आपके एक इंडिया का पल पल इंडिया चैनल है, आप उसमें संगीत का एक कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं सर। जी जी जी। पल पल एक बहुत ही अच्छा चैनल है, अभी मनोज जी ने शुरू किया है वो। अभी मनोज जी उसके जो मालिक हैं उस चैनल के, जो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, सब कुछ हैं। तो उन्होंने वो क्रिसमस के पहले कुछ क्रिसमस ईव पे उन्होंने सोचा कि कुछ म्यूजिक इवनिंग की जाए, तो उस समय मुझे बुलाया था, तो मैंने किया था वो प्रोग्राम। तो लोगों को बड़ा पसंद आया कि हाँ कुछ म्यूजिक हुआ, न्यूज के साथ कुछ म्यूजिक। तो फिर 2-3 प्रोग्राम किए, तो वो एकदम पब्लिक को बड़ा अच्छा लगा, तो काफी लोग सुनने आते थे उसको। तो फिर उन्होंने कहा भी ये सिलसिला जारी रखें, तो हफ्ते में एक की बजाय 2 कर दिए, ट्यूसडे और फ्राइडे को। तो उसमें हम लोग आर्टिस्ट ढूंढते हैं इंडिया बाहर से या किसी भी मुल्क से, जो भी आर्टिस्ट हमें अच्छे लगते हैं उनको सुनता हूं मैं, और फिर डिसाइड करते हैं भी हाँ इनको बुलाना चाहिए। तो उनको बुलाते हैं, फिर वो आते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं हम लोग। तो और 1-1.5 घंटे चलता है वो मेरा, 1.25 घंटे से 1.5 घंटे तक चलता है वो। तो लकीली हमें बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट इंडिया के, बड़े जाने माने
जो गायक हैं वो मिल जाते हैं, अब काफी लोग इंटरेस्ट शो करते हैं। इशिता विश्वकर्मा जो कि अभी सारेगामा में भी फर्स्ट आई थी लास्ट ईयर, वो आ चुकी हैं। रहमान वो अली थे, वो आए थे, वो भी मेरा ख्याल इंडियन आइडल में जीत चुके हैं वो। और इस तरह बड़े बड़े, अभी कल ही जो हमने किया था वो छोटी लड़की जो आई थी अपनी बुआ के साथ, श्रृंखला, और क्या नाम है उसका, छोटी लड़की का नाम ही भूल रहा हूँ। तो वो दोनों आए थे। वो छोटी लड़की अभी जो है उसमें थी, आपके, मैं अभी नाम बताता हूँ उसका, मैंने रत्निका, हाँ रत्निका है उसका नाम, रत्निका आई थी और उसकी बुआ श्रृंखला दोनों आई थी। तो रत्निका जो अभी तारे जमीन पे अभी थी अभी इसी साल, और उनकी बुआ जो है वो भी बहुत साल पहले सारेगामा और इंडियन आइडल पे आ चुकी हैं। तो इस तरह हमारे पास अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जुड़ते हैं उसमें, और हम लोग, बस मैं बातचीत करता हूँ उनसे, सुनते हैं उन लोगों को। बिल्कुल, मतलब आर्टिस्ट को एक मंच हम लोग देते हैं आप, और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सर, मैं जब आपका, हम लोग इंट्रोडक्शन जब पढ़ते हैं, आपका परिचय जब पढ़ते हैं, उसमें आप, हम जानना चाहते हैं कि आप जो वर्कशॉप्स होती हैं संगीत की, वो भी लेते हैं, म्यूजिक के वर्कशॉप? जी जी। तो वो जी। हाँ, वर्कशॉप्स तो ऐसा है कि जैसे वर्कशॉप कैन बी एदर ए रेगुलर, जिसमें आप रेगुलर कोई राग ले लें या कुछ भी कंपोजिशन ले लें, उसको रेगुलर आप पूरी तैयारी कराते हैं उसकी। और कुछ होती हैं एक ही सेशन होता है, जैसे किसी स्कूल में कर ली या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन में कर ली, तो उसमें कुछ ना कुछ एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, या कोई राग ले लेते हैं, या कोई कंपोजिशन ले लेते हैं, और उसके ऊपर उसको सिखाया जाता है। और फिर स्टूडेंट सवाल भी पूछते हैं, कुछ जानना चाहें उस सुरों के बारे में, राग के बारे में, वो फिर मैं बताता हूँ। तो ये वर्कशॉप्स तो होती, इंग्लैंड में तो बहुत पॉपुलर है ये वर्कशॉप फैशन। या सर, कहते हैं ना कि एक माँ के लिए उसके सभी बच्चे प्यारे होते हैं। अगर हम उससे पूछें किसी माँ से कि आपको अपने 4 या 5 बच्चों में से कौन सा बच्चा प्यारा, जो कहेगी मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं, सभी बच्चे प्यारे हैं। बिल्कुल लेकिन सही बात। फिर भी एक रहता ही है कि जैसे संगीतकार भी होता है, वो कितने भी गाने कंपोज करें या कितने भी गाने वो गाते हैं, सभी गाने उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही दिल के करीब होते हैं। लेकिन कोई एक गाना होता है वो दिल को छू जाता है। तो ऐसा कोई गजल जो आपके दिल को छू गई हो, जब भी आपको मेरी लगे कि नहीं, मैं इस गजल को मौका मिले तो मैं हमेशा गुनगुनाना चाहूंगा, मेरी अपनी ऐसी गजल। कंपोजिशन, आप मेरी अपनी आप, कंपोजिशन। आपकी अपनी कंपोजिशन या किसी की, वो जो आप गुनगुन हमेशा चाहेंगे कि आपको मौका मिले तो आप उसे गुनगुनाना चाहेंगे, अब तो आज वही, हम भी चाहेंगे। जैसे आपने कहा ना कि माँ को सारे बच्चे वैसे प्यारे होते हैं। देखिए, मैंने अभी अभी कल परसों ही बनाई है, दो तीन दिन पहले ये कंपोजिशन बनाई है। और जी। अब वो मेरे को कितनी प्यारी हो जाएगी ये टाइम बताएगा, क्योंकि मुझे अभी तो बहुत अच्छी लगी थी, मैंने बनाई है, अभी पूरी तरह मेरे तैयार भी नहीं, भूलूंगा अभी। तो आज आपको मालूम है आराधना जी आने वाली थी इस प्रोग्राम को एंकर करने, तो उनके यहाँ कुछ कोरोना की वजह से कुछ ट्रेजेडी उनके घर पे हुई है, तो वो नहीं आ पा रही हैं। तो उनकी मैंने ये कंपोजिशन बनाई थी। मैं चाहूंगा कि आज उनकी कंपोजिशन, अगर वो नहीं भी आ पाई हैं, तो मैं वो सुनाने की कोशिश करूं। पर हो सकता है मुझे पूरी याद ना हो, भूलूं भी मैं, मगर कोशिश करता हूं, मैं आपको ट्राई करता हूं। ये आजकल यहाँ पे हे फीवर सीजन चल रहा है। हे फीवर प्लांट्स के पोलन ग्रेन से जो एलर्जी होती है, वो आई एम सफरिंग विद दैट एट द मोमेंट। सो इसलिए कई जो सुरों में थोड़ी दिक्कत होती है, पर आई विल ट्राई माय बेस्ट।
अजीब शाम का मंजर दिखाई देता है। अजीब शाम का मंजर दिखाई देता है जब आफताब ज़मीं पर दिखाई देता है। अजीब शाम का मंजर दिखाई देता है। मुझे तो नील गगन के विराट आंगन में, मुझे तो नील गगन के विराट आंगन में, मुझे तो नील गगन के विराट आंगन में हसीन चांद पे एक घर दिखाई देता है। अजीब शाम का मंजर दिखाई देता है। फलक का बोझ लिखा हो जिसके मुक़द्दर में, फलक का बोझ लिखा हो जिसके मुक़द्दर में, फलक का बोझ लिखा हो जिसके मुक़द्दर में, उसे तो चांद भी पत्थर दिखाई देता है। उसे तो चांद भी पत्थर दिखाई देता है। जिसे तलाश किया आपने ज़माने में, जिसे तलाश किया आपने ज़माने में, मुझे वो खुद ही अंदर दिखाई देता है। मुझे वो खुद ही अंदर दिखाई देता है। जब आफताब
ज़मीं पर दिखाई देता है, अजीब शाम का मंजर दिखाई देता है। शुक्रिया। क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू सर। तो अभी 2-3 दिन पहले बनाई है मैंने, तो अभी स्टिल रॉ, बट आई होप आई मैनेज फाइन। नहीं सर, ऐसा लगता है सर कि बस आपसे बात करते जाएं, आपसे गजलों को हम सुनते जाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि गजल ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे दिल की बात कही जा रही है। शायद जी। इसलिए कहा भी जाता है कि जान निसार अख्तर साहब ने कहा भी है कि हमसे पूछो कि गजल क्या है, हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या है, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। तो बस जी दिल जी की जो आग होती है वो शब्दों में और शायरी में, गजल के जी सामने हमारे सामने आ जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि सर समय सीमा में थोड़ा सा हम लोग बंधे रहते हैं। तो आज का जी। कार्यक्रम हम बस यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और आपका थैंक्स कहना चाहेंगे कि सर आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी बातें हमने आपके साथ की। आज पूरा संगीत का सफर हमने आपके साथ तय किया, बहुत सारी गजलें आपसे हमने यहाँ पर सुनी और हमारे साथ बहुत लोग जुड़े थे। पूजा राजपूत जी, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। सुषमा प्रभाकर जी, बेबी दलबीर नंद्रा जी, रमेश चंद्र पटेल जी, बॉब सिंह जी, जन वेंकट जी, हम सभी का यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। और नरेश चंद्र जोशी सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर प्लीज। जी। नरेश सर। हाँ हाँ, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शानदार रहा। और थैंक यू जी, बहुत आपका भी शुक्रिया बुलाने के लिए। इस नैराश के माहौल में आपकी आवाज ने एक संजीदगी दी है, और आप सब सकुशल रहे, यही उम्मीद। बहुत शुक्रिया। आप सब भी ठीक ठाक रहें और हिंदुस्तान में जो इतना आजकल पेंडेमिक चल रहा है, होपफुली इट विल गो वेरी सून, सब ठीक ठाक रहें। थैंक यू वेरी मच। आपको नरेश सर ने बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर कि संगीत आज के माहौल में हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है, तो आज वो ऊर्जा हम लोगों को यहाँ पर मिली है। रियली थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे, बिल्कुल संगीत के साथ जुड़े रहिएगा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ। आज का जो वातावरण चल रहा है, इस वातावरण में जो माहौल बना हुआ है, उससे हमें लड़ना है। सिर्फ कोरोना वायरस को हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही हरा पाएंगे। और कोशिश कीजिएगा घर से हम ना निकलें, हम अपने कदमों को घरों में ही कैद करके रखें, तो हम निश्चित तौर पर कोरोना को हरा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे एक नए खास मेहमान के साथ। तब तक हम यही कहेंगे, अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे कार्यक्रम को हमेशा सुनते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक मिनट सर जी, वो जो गजल गाई वो भूमिका जैन जी की थी क्या? नहीं, जो वो गाई थी वो भूमिका जी की नहीं थी, वो तो अपनी इनकी थी, आराधना जी की, जो आपने मुझे बोला था। हाँ हाँ हाँ, भूमिका जी की हाँ, वो है मेरे पास, पर वक्त हो गया, अगर कहें तो सुना दो। बिल्कुल सुना दो सर, बहुत अच्छा लगेगा। चलो ये भी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लीजिए वो उनकी भी सुना देता हूँ, जाने से पहले वो भी कर लेता हूँ। देखिए कहते हैं ना कि संगीत से सर कभी भी मन नहीं भरता सर। नहीं, आप बोलते रहिए, मैं तब तक सेट कर रहा हूँ, आप करते रहिए ना। बिल्कुल। और कमल सर हमारे साथ हो तो निश्चित तौर पर यही लगता है कि एक और गजल हम उनसे सुन लें, अभी एक और गजल हम उनसे अभी सुन लें, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा मैं अभी कह भी रही थी कि संगीत के साथ जब तक हम जुड़े रहते हैं, तब तक यकीन मानिएगा हम लोग सकारात्मक रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि संगीत हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। और आप देखिए, जब बारिश की बूंदें गिरती हैं टिप टिप, उसमें भी संगीत होता है। और कुदरत ने बहुत ही खूबसूरत संगीत हमें दिया है, हमारे दिल की धड़कन, क्योंकि संगीत का नाम है एक निश्चित लय और ताल, और हमारी धड़कन भी एक निश्चित लय और ताल में ही धड़कती है। तो संगीत तो हमारे रग रग में है। तो बिल्कुल कमल सर से एक और गजल हम जो यहाँ पर सुनते हैं। लीजिए। तो भूमिका जैन जी की है ये लिखी हुई, ये भी अभी बनाई मैंने।
नील गगन में भी उसको डर लगता है, नील गगन में भी उसको डर लगता है। मक्तल से आजाद कबूतर लगता है, मक्तल से आजाद कबूतर लगता है। नील गगन में भी उसको डर लगता है। आँखों से जो दिल की बात न पढ़ पाए, आँखों से जो दिल की बात न पढ़ पाए, आँखों से जो दिल की बात न पढ़ पाए। काला अक्षर भैंस बराबर लगता है, काला अक्षर भैंस बराबर लगता है। मक्तल से आजाद कबूतर लगता है, नील गगन में भी उसको डर लगता है। कभी कभी चुप रहना अच्छा होता है, कभी कभी चुप रहना अच्छा होता है। कभी कभी ये मौन अनादर लगता है, कभी कभी ये मौन अनादर लगता है। प्यार तो चाहे जितना भी मिल जाए पर, प्यार तो चाहे प्यार तो चाहे जितना भी मिल जाए पर, प्यार तो चाहे जितना भी मिल जाए पर, ये कम से कम तर लगता है, ये कम से कम तर लगता है। मक्तल से आजाद कबूतर लगता है, नील गगन में भी उसको डर लगता है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत खूब सर। आज के माहौल को देखते हुए वो गजल ये वो सही बैठती कि नील गगन में भी उसको डर लगता है। वास्तव में आज बाहर निकलने में डर लगता है। और कहते हैं ना कि सर जो शब्द जुबान बयां नहीं कर सकते वो आंखें बयां कर देती हैं। और खामोशी को अगर खामोशी से सुनोगे तो शब्दों से ज्यादा भी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है सर। नीता जी का बहुत बहुत शुक्रिया। नीता जी के कमेंट हैं बहुत, थैंक यू सो मच नीता जी। बिल्कुल सर, बहुत सारे सर कमेंट्स हमारे पास कि सबने कहा है कि क्या बात है, कितना अच्छा आपने यहाँ पर सर आज पूरा समा बांध दिया सर, जिसे कहना चाहिए ना कि क्योंकि इसीलिए नरेश सर ने भी दोबारा आपसे कहा नहीं, क्योंकि संगीत के साथ जब आप दिल से जोड़ते हैं और दिल से गाते हैं तो इच्छा करती है कि और भी बहुत कुछ सुनते जाएं। लेकिन जैसा कि दिलदार देहलवी जी कितने अच्छे शायर हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। इनकी भी मैंने बहुत कंपोज की हैं,
जब वक्त होगा तो जरूर सुनाऊंगा इनकी भी कभी। बिल्कुल सर। और आज हम आपसे यही कहेंगे कि सर कि हम बिल्कुल निश्चित तौर पर मौका लगेगा हम आपको वापस से जोड़ेंगे और आपसे बहुत सारी गजलें हम लोग जरूर सुनना चाहेंगे। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों अभी कमल सर ने जो ये गजल हमें यहाँ पर सुनाई है, उसको ध्यान से उसके एक एक बोल को सुनिएगा, समझिएगा और आज के माहौल को देखते उसे अपनी जिंदगी में जरूर उतार लीजिएगा और अपने घरों में रह करके इसी तरीके के संगीत को सुनते रहिएगा, क्योंकि संगीत हमें हर नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने की एक ऊर्जा प्रदान करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे एक नए खास मेहमान के साथ। आप देखते रहिए द मैजिक मैन एंड चंद्रा फेसबुक पटल पर। हम एक से बढ़कर एक खास मेहमान को आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तब तक हम कमल सर का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी का, सुनने वालों का भी सबका शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।